तो अ, अंकित, आज से हम लोग सेवन्थ चैप्टर स्टार्ट करेंगे। वो है ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति इसको बोलते हैं। ठीक है। और और अंकित, क्लास स्टार्ट करने से पहले मतलब आपको हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आपके दोस्त लोग जो हैं, जो मित्र हैं, उन लोग को भी क्लास में लेके आइए, एक दो लोग को। ठीक है। मेन कारण ये है कि अब जैसे जैसे हम लोग 10th खत्म करते जाएंगे, फिर 11th 12th की ओर जाएंगे, तो वो होता है, मतलब समझिए कि हम लोग कंपटीशन की तैयारी शुरू कर देंगे। फिर है ना, 11th 12th में जो पढ़ाई हम लोग करते हैं, वो वही चीज आता है इंजीनियरिंग के इसमें एंट्रेंस टेस्ट में भी, है ना। तो अभी जो है, क्या हमारा स्ट्रैटेजी रहेगा कि अगर हमको तैयारी करनी है तो हमारे एक दो दोस्त भी हमारे साथ होने चाहिए, ताकि हम जो पढ़ाई करेंगे, जो सीखेंगे, उसको आपस में डिस्कस करेंगे। क्योंकि क्या होता है ना कि आप अकेले कितना भी पढ़ लीजिए, वो ज्यादा दूर तक जाएगा नहीं। जब दो चार बच्चों के साथ में आप तैयारी करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, और जो है, जो आप सीखेंगे वो ज्यादा दिन तक आपके साथ भी रहेगा। और आप मतलब आप उनसे कुछ सीखेंगे, वो आपसे कुछ सीखेंगे। दैट इज द ओनली वे यू कैन स्टे अहेड ऑफ कंपटीशन। मतलब अभी समझिए कि पूरा मारा मारी होना है, राइट। कि आप 5 लाख बच्चे अपियर होते हैं, उसमें से 10,000 लोगों का सिलेक्शन होता है। तो मतलब 500 में से एक टाइप से, है ना। 500 या नहीं, 500 नहीं, 5,000 में से एक। तो समझिए कि यू हैव टू बी अहेड ऑफ द कंपटीशन। मतलब जब हम एंट्रेंस दिए था, मतलब आईआईटी का या जो भी जितना भी इंजीनियरिंग का एग्जाम होता था, तो उसमें वही वही चीज दिखता था कि उसमें सीट और कम होता था। 2,000 सीट रहेगा, उसमें 10 लाख लोग अपीयर हुए रहेंगे। तो आपको उस भीड़ से ऊपर होने के लिए यू हैव टू बी अबव एवरेज, लॉट बेटर देन एवरेज। मतलब नहीं होता है, एकदम एकदम अलग होना पड़ेगा, एकदम डिफरेंट होना पड़ेगा। और वो होने के लिए आप जरूरी है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आप मेहनत से की है और स्मार्टली तैयारी की है। ठीक है। तो इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट वही रहेगा आपसे भी, और जो बच्चे बाद में भी ज्वाइन करेंगे इस क्लासेस में, कि अकेले पढ़ाई करने की कोशिश मत कीजिए। मतलब पढ़ाई तो अकेले करेंगे, लेकिन हाँ, जो भी आप पढ़िए उसको किसी के साथ शेयर कीजिए, किसी को सिखाइए। क्योंकि जो चीज आप सिखाते हैं किसी को, वो आपका कॉन्सेप्ट ज्यादा स्ट्रांग होता है। ठीक है। तो आपको टारगेट वही दे रहे हैं कि आप कम से कम एक या दो दोस्त को लेके आइए। अगर आपको अपनी तैयारी और अच्छा करना है, अगर आगे के लिए, तो दोस्त लगेगा। ठीक है। और दूसरा चीज ये कि हम यहाँ पे बिहार इंजीनियरिंग का एडमिशन के लिए पढ़ाई नहीं करा रहे हैं, या किसी स्टेट कॉलेज का एडमिशन के लिए पढ़ाई नहीं करा रहे हैं। हम पढ़ाई करा रहे हैं आप लोग को आईआईटी के लिए। तो हम आप लोग तैयार कर रहे हैं आईआईटी के लिए। अगर आप आईआईटी नहीं जानते हैं, तो आईआईटी इतना ही समझ लीजिए कि आईआईटी एक ऐसा इकलौता इंस्टीट्यूट है, या ऐसा संस्था है, जिसको इंडिया में नहीं, इंडिया से बाहर भी बहुत ज्यादा भाव मिलता है। ठीक है। तो हमारा गोल रहेगा आईआईटी। और आईआईटी तक पहुंचना उतना मुश्किल भी नहीं है। मेरे घर से हर साल एक दो बच्चा आईआईटी पहुंचता है। ठीक है। तो हम चाहते हैं कि बात मेरे घर से बाहर भी जाए। ठीक है। चलिए, तो आप लोग मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं? जी सर। ओके। ओके। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज से ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति। तो इसको लोड होने देते हैं थोड़ा, फिर हम लोग बातचीत शुरू करेंगे। ओके। हम्म। तो व्हाइट स्क्रीन दिख रहा यस सर। है? ओके। तो देखिए, जब हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं, त्रिकोणमिति की बात करते हैं, तो वो जो है, समझिए कि एक्सटेंशन है, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। जैसे हम लोग ने पढ़ा था जियोमेट्री। जियोमेट्री हर कोई जानते हैं। जियोमेट्री, जय या मी। हिंदी में बोलते हैं ज्यामिति। अब इसमें देखिएगा, अगर कि ये पार्ट जो है मेट्री, और ये है पार्ट है जियो। तो ये होता है, मतलब ये शॉर्ट फॉर्म है, आई थिंक ग्रीक वर्ड है ये। उसको, उसका मतलब होता है शेप्स, और ये होता है इसका मेजरमेंट। मेट्री मतलब मेजरमेंट। उसी तरह हिंदी में भी उसको
वैसे आप समझ सकते हैं कि डिफरेंट शेप्स का जो माप करना होता है या उसके बारे में जानकारी जमा करनी होती है या उसको हम यूज करते हैं, दैट कम्स अंडर ज्योमेट्री। देखते हैं कौन कौन बच्चा ज्वाइन किया अभी। लो अंशु, गुड मॉर्निंग सर। गुड इवनिंग बेटा। तो अंशु, आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 7th चैप्टर ऑफ 10th ग्रेड, जिसको हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति, ठीक है, या ट्रिग्नोमेट्री। तो अभी हम लोग जस्ट स्टार्ट किया है। तो अंशु, आप कौन सी क्लास में बेटा? 9th। 9th में। तो आप और अंकित दोनों सेम ही क्लास में हो। तो अभी जो हम लोग 10th की पढ़ाई कर रहे हैं, दो तीन दिन में आप भी 10th में चले जाओगे, है ना? तो समझिए कि हम लोग जो भी पढ़ाई कर रहे हैं अभी, वो आपको अगले क्लास में यूज होगा। और हम लोग पढ़ाई इसलिए नहीं कर रहे हैं कि एग्जाम में पास करना है या अच्छा नंबर लाना है। हम लोग तैयारी इसलिए कर रहे हैं, जैसे हम इसको बोलते हैं हम लोग इंजीनियरिंग फाउंडेशन क्लास, मतलब इंजीनियरिंग की तैयारी। अगर आपको इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है तो, अगर इंजीनियरिंग फील्ड में नहीं भी जाना है, मान लीजिए मेडिकल फील्ड में जाना है या किसी और फील्ड में जाना है, तो भी ये काम आएगा, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तो आप पढ़ ही लेंगे। अगर आपको मेडिकल में जाना है तो भी आपको थोड़ा सा मैथ लगेगा, और फिजिक्स केमिस्ट्री तो लगेगा ही लगेगा, है ना? तो उसी को ध्यान रख के कर रहे हैं। और हम लोग कोई छोटा मोटा कॉलेज में पढ़ाई करने का बात नहीं कर रहे हैं। हमारी तैयारी जो है वो आईआईटी कॉलेज तक पहुंचने के लिए है, ठीक है? तो हम बार बार इस चीज को इसलिए जोर दे रहे हैं, क्योंकि अब जो है धीरे धीरे हम लोग मन में वो बात रख लें कि हमारा गोल क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, पहुंचना कहाँ है, ठीक है? तो अब आते हैं कि हम लोगों ने पहले पढ़ा, तो चलिए अब पढ़ाई की बात करते हैं। अभी तक तो गपशप कर रहे थे। तो अभी तक हम लोग ने पढ़ा ज्योमेट्री के बारे में, इसको बोलते हैं हिंदी में ज्योमेट्री। उसका मेन काम है कि भाई डिफरेंट तरह का शेप है, उसका उसके बारे में जानना, उसका परिमीटर क्या है, परिधि क्या है, उसका क्षेत्रफल क्या है, या एरिया क्या है, या उसके बाकी प्रॉपर्टीज के बारे में। ये चैप्टर जो है ट्रिग्नोमेट्री, या ये सब्जेक्ट पूरा पूरा ये अपने आप में एक सब्जेक्ट है। एक्चुअली हम लोग अभी जो पढ़ने वाले हैं, दैट इज ओनली कॉल्ड फाउंडेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, मतलब जो आधारशिला जो रखते हैं किसी सब्जेक्ट का, वो है, या इंट्रोडक्शन टू ज्योमेट्री बोलेंगे इसको। तो यहाँ पे हमारा पूरा डिस्कशन जो है एक छोटे से शेप पे आ जाएगा, इसको बोलते हैं ट्रायंगल। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, अगर ये जो सब्जेक्ट है ट्रिग्नोमेट्री, ये तो मेरा बात ही नहीं मानता है, ट्रिगोनोमेट्री, या हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति। हाँ, वही हम सोचने की कोशिश करते क्या था नाम इसका। हम इस पे ज्यादा जोर इसलिए डाल रहे हैं, इसका ज्यादा मतलब नहीं है आप लोग को परेशान होने के लिए, लेकिन ध्यान रखना है क्या, त्रिकोण और मिति। जैसे ज्योमेट्री में था कि ज्यादा सारा शेप्स, जो होता है मतलब उसका शेप्स का शॉर्ट फॉर्म है, और मेट्री में तो होता है इसका मेजरमेंट। तो ट्रिग्नोमेट्री जो होता है, इट्स ऑल अबाउट ट्राई मतलब तीन, ट्रिगोनो मतलब तीन भुजाओं से बना हुआ जो शेप है, उससे रिलेटेड उसकी उसकी उसको मापना, या उसके प्रॉपर्टीज को जानना, या उसके उसके साथ ज्यादा जद्दोजहद करना जो है, दैट इज व्हाट वी विल डू एज पार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति। तो शॉर्ट फॉर्म में भी ये मतलब संक्षेप में ये समझेंगे कि वट एवर वी आर गोइंग टू डू नाउ इन दिस चैप्टर इज ऑल अराउंड अ शेप विच हैज थ्री एंगल्स, ठीक है? तो मतलब त्रिभुज से रिलेटेड होगा। तो अभी हम लोग ना तो हम चतुर्भुज की बात करेंगे, ना हम आयत की बात करेंगे, ना हम वर्ग की बात करेंगे, ना ही हम सर्कल की बात करेंगे। ये चैप्टर जो है पूरा पूरा ट्रायंगल के ऊपर है, ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? ओके, हम मान के चलेंगे अगर आप लोग चुपचाप हैं तो या तो कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आपको मजा नहीं आ रहा है, ठीक है?
हम्म। तो अब जो है थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि भाई इसका जरूरत है क्यों, या इससे इससे क्या फायदा होता है। तो अब देखिए, किसी भी हम लोग अभी तक हम लोग क्या क्या जानते हैं कि भाई अगर एक ट्रायंगल हो, एक त्रिभुज हो, तो उसमें तीन एंगल होता है, तीन भुजाएं होती है, ठीक है। तो एक तो पहला प्रॉपर्टी जानते हैं। उसके बाद हम लोग क्या जानते हैं इसके बारे में कि अगर त्रिभुज के अलग अलग तरह के होते हैं। अब भुजाओं के आधार पे तीन तीन त्रिभुज होता है, मतलब साइज के हिसाब से, इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और स्केलियन ट्रायंगल, या हिंदी में बोलेंगे तो समबाहु त्रिभुज, द्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषम बाहु त्रिभुज। उसी तरह से कोण के हिसाब से, एंगल के हिसाब से भी तीन तरह को ट्रायंगल होता है। एक को बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल, या हिंदी में बोलेंगे न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक अधिक कोण त्रिभुज, है ना। तो मतलब बेसिकली ये एंगल्स जो है, कोण जो है, उनकी प्रॉपर्टी के हिसाब से आप भी अलग अलग तरह का ट्रायंगल होता है। तो जो हम लोग मान लिया जाए कि आपके पास ऐसा त्रिभुज है, ट्रायंगल है, सारा कोण 90 डिग्री से कम है, तो हो गया न्यून कोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज है जहाँ पे एक कोण जो है 90 डिग्री है, तो इसको बोलेंगे समकोण त्रिभुज या राइट एंगल ट्रायंगल। या ऐसा त्रिभुज है जिसमें एक कोण जो है 90 डिग्री से ज्यादा है, तो इसको बोलेंगे सॉरी, इसको बोलेंगे अधिक कोण त्रिभुज या ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। तो ये तो आप लोग जानते हैं। अब जो है ट्रायंगल के बारे में पढ़ करके इतना माथा पच्ची करके क्या फायदा है, क्यों इतना दिमाग लगाना। ट्रायंगल नहीं भी होगा घर में तब भी चूल्हा जल जाता है, खाना तो मिलता ही है। लेकिन इसको समझना है कि इसका प्रैक्टिकल यूज क्या है। अब देखिए, मान लिया जाए ये आपके घर का दीवार है, यहां पर से टॉर्च जलाते हैं आप। अगर टॉर्च नीचे करके रखते हैं, छोटा एंगल पे रखते हैं, तो यहां तक रोशनी जाती है। टॉर्च का एंगल बढ़ा देते हैं तो यहां तक रोशनी जाती है। तो टॉर्च से खेलना तो ठीक है, लेकिन आपको अगर दीवार, इस मान लीजिए इस दीवार की ऊंचाई पता करनी हो कि भाई कितना ऊंचा है दीवार, तो आप हमेशा दीवार पे चढ़ के नापेंगे नहीं, आपका हाथ भी वहां तक नहीं पहुंचेगा। लेकिन अगर आप ट्रायंगल्स का प्रॉपर्टी समझते हैं, त्रिभुज का गुण जानते हैं अगर, तो मान लिया जाए आपको यहाँ से यहाँ तक तो दूरी पता चल सकती है। आप यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे आपका टॉर्च है, दीवार मान लिया जाए 10 मीटर की दूरी पे है। तो अगर आप ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी को समझते हैं, जानते हैं अगर, तो आप बिना दीवार के ऊपर चढ़े भी दीवार की लंबाई निकाल सकते हैं। अब दीवार मान लिया जाए घर का दीवार है तो फिर भी समझ में आया कर लेंगे। लेकिन मान लिया जाए कि ये दीवार नहीं होके कुतुब मीनार होता, तब कुतुब मीनार के ऊपर चढ़ के उसका लंबाई नापना तो मतलब बच्चों का खेल तो नहीं है। तो आप लोगों का खेल तो नहीं होता, आप लोग बच्चे ही हो मेरे लिए, है कि नहीं। लेकिन आप कुतुब मीनार से कुछ दूरी पे खड़े होकर के रात में किसी एंगल पे टॉर्च का रोशनी डाल के एकदम ऊपर तक उसका जो टिप है, जो सबसे ऊंचा जगह है, वहां तक अगर टॉर्च का रोशनी डालते हो, आपको ये एंगल मेजर कर सकते हो, तो आपको उसकी लंबाई निकल जा सकती है अगर आप ट्रिग्नोमेट्री को समझते हो तो। तो ये एक एग्जाम्पल था। और समझिए कि ट्रिग्नोमेट्री का एग्जाम्पल, ट्रिग्नोमेट्री का यूज बहुत ही ज्यादा होता है हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में, या फिर इवन साइंटिफिक फील्ड में। आप देखेंगे कि लोग को अगर अच्छा जो है आकाश में उड़ता हुआ कोई प्लेन है, आप यहाँ पे खड़े हो कितना ऊंचाई पे उड़ रहा होगा पता चल सकता है आपको। उसी तरह से आप अगर देखेंगे कि जो जो बाज या गिद्ध होता है, जो वल्चर बोलते हैं, वल्चर या उसको बोलते हैं, बाज को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ईगल। तो वो जो है यहाँ पे हवा में उड़ रहा होता है, और इसको दिखता है कि भाई यहाँ पे एक जानवर है खाने के लिए। वो वहां से देखता है कितने एंगल पे है, और
कितने एंगल पे जाएगा तो उस ऊंचाई पे इसको अटैक करके निपटा सकता है। तो बेसिकली मेरा ये कहना है कि ये आप चाहे आप नीचे से कोई ऊंची जगह का देखना हो, आपको पता करना हो ऊंचाई, या कहीं किसी ऊंचाई पे हो आप, जैसे कि प्लेन प्लेन चल रहा है, पायलट को अगर देखना है कि भाई किस एंगल पे हम झुकेंगे तो हम जाके लैंड कर पाएंगे इस जगह पे, उसको अपना ऊंचाई पता है अगर, और किस दूरी पर उसका एयरपोर्ट है उसको पता करना है, या हमारी दूरी, ये दूरी पता है और ये अपनी ऊंचाई पता है, तो किस एंगल पे जाएंगे तो मेरा काम हो जाएगा। तो ऑल दैट इज पार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, और इसको हम लोग जितना इसके साथ खेलेंगे उतना हम इसको समझेंगे। ठीक है, तो अभी तक जो है दो ही चीज बताया गया है कि भाई ट्रिग्नोमेट्री क्या है और ट्रिग्नोमेट्री का कुछ प्रैक्टिकल यूज क्या है। अब इसके साथ आप खेल सकते हैं घर में भी कि भाई अच्छा चलो ठीक है, आप अपनी छत पे खड़े हैं, ये आपका दोस्त है आपके बगल वाले छत पे खड़ा है, हो सकता है उसका घर आपके घर से ऊंचा है या आपका घर उसके घर से ऊंचा है, कितना ऊंचा है आप देखेंगे। अच्छा ठीक है, हम यहाँ पे हैं, मेरा दोस्त यहाँ पे, दोनों के घर के बीच का दूरी इतना है, हमको छत पे नहीं चढ़ना है, हम ये सिर्फ देखें कि यहाँ से हम एक टॉर्च से रोशनी डालेंगे, और उसका छत पे जब टकराएगा, या हम लोग बचपन में आप लोग मिरर से भी खेलते होंगे, मतलब हम खेलते थे, आप लोग का तो बचपन में चल ही रहा है, तो मिरर से खेलते होंगे भाई, सूर्य की रोशनी आ रही है उसको ऐसे चमकाएंगे, इतना एंगल पे करेंगे तो जाके उसको लगेगा यहाँ पे। तो जो एंगल मेजर करेंगे, ये दूरी आपको पता रहेगी, उससे आप ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके ये सब कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ सिंपल एग्जांपल्स है। ठीक है, अभी तक हम लोग मैथ हम लोग ने स्टार्ट किया नहीं है। तो बिफोर आई स्टार्ट, अब ये बताइए कि यहाँ तक में एटलीस्ट ये टेंशन नहीं होना चाहिए कि अच्छा ट्रिग्नोमेट्री पढ़े तो क्यों पढ़े, इसका यूज क्या है, ये बात तो, ये सवाल तो नहीं है किसी के मन में। अंशु, अंकित, आप लोग क्लियर है कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री हम लोग को क्यों पढ़ना चाहिए? जवाब नहीं आया यस सर, भाई? क्लियर है। ओके, चलिए, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला चीज होता है जब ट्रिग्नोमेट्री की पढ़ाई करते हैं, त्रिकोणमिति की पढ़ाई करते हैं, तो उसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या त्रिकोणमितीय अनुपात। तो उसको समझने की कोशिश करते हैं कि भाई वो क्या होता है। आप लोग सुने होंगे बहुत सारी, साइन, कॉस, टेन, कोसेन, सेकेंड, कोटेंजेंट, बहुत तरह के नाम सुने होंगे, लेकिन अभी फोकस करते हैं साइन, कॉस और टेन के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहला जरूरी है कि हम जब त्रिकोणमिति की बात करते हैं तो हम लोग मोस्टली एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं, मतलब हम लोग शुरुआत करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल से या समकोण त्रिभुज से। ठीक है, तो ये आपका समकोण त्रिभुज है जहां पे कि एक कोण 90 डिग्री। अंशु, आप कुछ नहीं बोल रहे बेटा? कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा कुछ मेरी वजह से? अंशु, आप क्लियर हैं? Yes, sir. ओके, तो ये हम लोग का जो जर्नी स्टार्ट होगा विद ट्रिग्नोमेट्री विल स्टार्ट विद राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज के साथ में। तो भाई ये समकोण त्रिभुज है, सबसे पहला चीज जानना हमको जरूरी क्या है कि समकोण त्रिभुज में एक कोण जो है 90 डिग्री होता है। तो ये 90 डिग्री वाला समकोण त्रिभुज है। तो हम लोग सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, तो देखा जाए उसको। तो अब देखिए, अगर कोई समकोण त्रिभुज हो तो इस भुजा का नाम कुछ होता है, आपको पता है? इस भुजा का एक नाम होता है, उसको बोलते हैं कर्ण या हाइपोटेन्यूज। ठीक है, इसको बोलते हैं आधार और इसको बोलते हैं ऊंचाई। हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं, अब मान लिया जाए ये कोण लेते हैं, ठीक है, ये सबसे पास का कोण है, इसको मान लेते हैं कि ये कोण का वैल्यू है थीटा। एक नाम दिए थीटा, मतलब जैसे आपका नाम अंकित है, आ, अंशु, आपका नाम अंशु है, मेरा नाम वीरेंद्र है, वैसे इस एंगल का एक नाम है थीटा। नाम अच्छा लगे तो कोई बात नहीं, नहीं तो बदल देंगे। ठीक है, तो भाई एक एक समकोण त्रिभुज है, उसमें ये कोण तो पता है हमको 90 डिग्री है, इस कोण का नाम दिया थीटा। तो अब यहाँ पे अगर हम बाकी भुजाओं को देखें तो ये भुजा जो है, सबसे लंबी भुजा जो है, ये आपके 90 डिग्री वाले एंगल के अपोजिट में है। ठीक है,
इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज अंग्रेजी में, हिंदी में बोलते हैं कर्ण। इस भुजा को क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं आधार। आधार इसलिए क्योंकि इसी आधार पे ये कोण बना है ना, तो ये आधार हो गया, ये हो गया ऊंचाई। अंग्रेजी में बोलते हैं इसको एडजेसेंट साइड, और इसको बोलते हैं हाइट, या अपोजिट एंगल, अपोजिट साइड, जो भी बोलिए। तो खैर वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जान लीजिए भाई कि ये कोण जो बना है, कोण को बनने के लिए दो दो चीज लगा था। एक था आधार, ये वाला आधार, और ये वाली ऊंचाई। ठीक है, तो ये हमारा त्रिभुज है। ठीक है, समकोण त्रिभुज है। हमको पता है कि भाई ये वाला हाइपोटेन्यूज है, ये वाला हाइपोटेन्यूज है, या कर्ण है, ये आधार है, ये ऊंचाई है। अब देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या त्रिकोणमितीय अनुपात जो है, उसमें तीन चीज होता है जो जहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला बोलते हैं साइन। साइन साइन ऑफ दिस थीटा, साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू इसके सामने की भुजा बटे कर्ण। तो अगर मान लिया जाए ये ए था, और ये बी था, और ये सी था, ठीक है, या इसको ऐसे नहीं करके इसका नाम ही देते हैं कि भाई चलिए ए बी सी, नहीं, ट्रायंगल को हम लोग जानते हैं, ट्रायंगल का नाम है ए बी सी। ए बी ट्रायंगल ए बी सी में ए बी जो है आपका आधार है, बी सी जो है ऊंचाई है, और ए सी जो है आपका कर्ण है। तो साइन थीटा विल बी इक्वल टू जो भी एंगल है उसके अपोजिट में जो साइड है वो यहाँ पे क्या है, बी सी डिवाइडेड बाय कर्ण, यानी कि ए सी। अगर मान लिया जाए इस त्रिभुज में आपको हुआ कि सर ये वाला थीटा, हम हमेशा यही थीटा क्यों लेंगे, मेरा मन है ये वाला थीटा लेने का, ले लीजिए, कोई बात नहीं, कोई भेदभाव नहीं उसके साथ भी, वो थीटा भी थीटा ही है। अगर आप इसको थीटा मानते हैं, आप तो इसको थीटा मान लेंगे, ये मेरा बात नहीं मान रहा है। इसको, इस एंगल को अगर आप थीटा मानते हैं, तब क्या हो जाएगा, साइन, मान लिया जाए आपका थीटा ये वाला नहीं है, ठीक है, ये वाला थीटा है, तब क्या होगा, साइन थीटा, फिर से वही नियम लगेगा। वही नियम लगेगा, ये आपका है एंगल थीटा, तो सेम नियम लगेगा, उसके सामने की भुजा बटे कर्ण। तो साइन थीटा हमेशा होता है कि जो भी आप एंगल ले रहे हैं उसके ठीक अपोजिट में जो साइड है उतना बटे कर्ण। तो ये हो जाएगा अब ए बी बटे ए सी। तो अगर आप साइन थीटा, आपका मूड चेंज हो गया कि भाई थीटा ये वाला नहीं ये वाला होगा, तो साइन थीटा हो जाएगा ये वाला, इस वाले में ए बी बटे ए सी। और इसको देख कर कंफ्यूज नहीं होइएगा कि भाई दोनों केस में से साइन थीटा क्यों अलग हुआ। इसीलिए अलग हुआ क्योंकि यहाँ पे थीटा तो ये वाला था, और यहाँ पे थीटा ये वाला है, और दोनों थीटा अलग अलग है। ठीक है, तो ये 20 डिग्री अगर है तो ये 70 डिग्री है, ये 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री है। ठीक है, तो अभी के लिए बिना बिना कंफ्यूजन को बढ़ाए, बिना टीचर के साथ गुस्सा हुए, आप लोग ऐसे सोचेंगे कि अगर मेरे पास एक समकोण त्रिभुज है, ऐसा कोई भी समकोण त्रिभुज है, अगर मैंने ये थीटा लिया है, अगर ये मेरा 90 डिग्री है, अगर ये ए बी सी है, तो ये साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा उस एंगल के सामने वाली भुजा बटे कर्ण। तो इसके सामने वाली भुजा जो है आपकी है ए बी बटे ए सी। यहाँ पे हम कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि साइन थीटा इक्वल टू ए बी बटे ए सी, क्योंकि ए बी सी जो है आपकी श्रद्धा के हिसाब से है। आपने अगर प्लान चेंज कर दिया कि मेरा ट्रायंगल का नाम है यहाँ पे ए बी सी, मतलब यहाँ ए है, ये बी है, और ये सी है, तो आपका इसका मतलब कुछ नहीं होगा। आपका हमेशा ये होगा साइन थीटा, यानी कि एंगल के सामने की भुजा बटे कर्ण। अब उस कर्ण का नाम जो भी हो, यहाँ पे बीसी है कर्ण का नाम, सामने वाली भुजा का नाम है एसी है, तो ये फॉर्मूला सही नहीं है। आपको हमेशा देखना है उस एंगल के सामने वाली भुजा बटे कर्ण। ये पार्ट क्लियर है आप लोग को? अंशु, अंकित, ओके यस सर। ओके, ठीक है। तो ये तो हो गया साइन थीटा। अभी अगर हम लोग आगे बढ़ें, गाड़ी को आगे बढ़ाएं थोड़ा,
तो अब चलिए थोड़ा सा इस ट्रायंगल को बार बार डिलीट नहीं करेंगे, ट्रायंगल को रखते हैं बचा के, काम आएगा। मान लिया जाए कि ये आपका ट्रायंगल है ए बी सी, ये को एंगल को नाम दिया आपने थीटा, ये है 90 डिग्री। तो हम लोगों ने देखा कि भाई साइन थीटा ये वाला थीटा है इज इक्वल टू इसके सामने का भुजा यानी कि बी सी डिवाइडेड बाय ए सी, बी सी डिवाइड बाय कर्व। उसी तरह से कॉस थीटा जो होता है वो थोड़ा उल्टा होता है। कॉस थीटा बोलता है भाई कि इसके सामने की भुजा तुमने ली उसका बटे कर्ण। कॉस थीटा बोलता है कि थोड़ा सा उल्टा करेंगे, थोड़ा सा उल्टा यानी कि आधार बटे कर्ण, मतलब सामने वाली भुजा नहीं, उसके जिसके बेस पे वो एंगल बना है उतना बटे कर्ण। तो ये हो जाएगा ए बी बटे ए सी। तो अगर मान लिया आपने थीटा ये वाला लिया होता तो वहां पे आधार ये वाला हो जाता बटे कर्ण, ठीक है। तो बेसिकली पहला चीज है साइन थीटा इक्वल्स द साइड अपोजिट टू दैट एंगल डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, यानी कि उस कोण के सामने की भुजा बटे कर्ण, ये हो साइन थीटा। कॉस थीटा बोलता है कि सामने वाली भुजा नहीं, नीचे वाली भुजा जो बेस है उतना बटे कर्ण, ठीक है। और टेन होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा ठीक है। अब साइन थीटा बाय कॉस थीटा यानी कि देखिए आपका यहाँ पे साइन थीटा अगर मान लिया जाए बी सी बटे ए सी है, बी सी बटे ए सी था, इतना बटे ए बी बटे ए बी बाय ए सी। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये निकल जाएगा, बी सी बाय ए बी बन जाएगा, बी सी बाय ए बी, इट्स द सेम थिंग, बी सी बाय ए बी। तो साइन थीटा हो गया एंगल के सामने वाला भुजा बटे कर्ण, कॉस थीटा हो गया आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा हो गया सामने वाली भुजा बटे आधार। तो ये तो आपका 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, त्रिकोणमितीय अनुपात, साइन कॉस और टेन। यहां में तक में कोई कंफ्यूजन डाउट अंकित? नो डाउट? बीच बीच में बोलना पड़ेगा क्योंकि हम स्क्रीन हमेशा देख नहीं रहे होते हैं, हमको आपने क्लियर है? ओके। तो इसका समरी यही है कि देखिए ये हो गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल। अगर आपका साइन थीटा की बात करेंगे, अगर ये आपका थीटा है, बात क्यों नहीं मान रहा मेरा, ये आपका थीटा है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू ये अगर ए बी सी है अगर, तो साइन थीटा हो जाएगा इसके सामने का भुजा यानी कि बी सी बटे ए बी ए सी, कॉस थीटा हो जाएगा आधार बटे कर्ण यानी कि ए बी बाय ए सी, और टेन थीटा हो जाएगा, अभी हम उतना नहीं सोचेंगे कि भाई सामने वाले भुजा बटे आधार यानी कि बी सी बटे ए बी। और इसका मतलब ये होता है कि साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, उसे भी आप देख सकते हैं, या फिर आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि दिस बाय दिस इक्वल टू टेन थीटा। तो और हमेशा ध्यान रखिए कि ये साइन थीटा प्लस साइन सॉरी टेन थीटा जो है उसका वैल्यू होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, वो उससे रिलेट करें या यहाँ पे देख के करें, एक ही बात है। अब इससे हम लोग कुछ कुछ इंटरेस्टिंग चीज भी निकाल सकते हैं। अब बोलिएगा कि हम लोग जैसे बोलते हैं कि भाई अच्छा साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू पता चल गया, ठीक है। तो यहाँ पे साइन थीटा प्लस, अभी एक एक फॉर्मूला आप लोग बहुत देखे होंगे या देखेंगे, वो बोलता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। मतलब किसी भी ट्रायंगल में अगर आप एक थीटा लेते हैं, उसका साइन थीटा वैल्यू निकालते हैं, उसका स्क्वायर करते हैं,
और cos थीटा का वैल्यू निकालते हैं, उसका स्क्वायर करते हैं, जोड़िएगा तो 1 हो जाएगा। ऐसा होता है। आप बोलिए क्यों? तो उसका कोई जवाब तो मेरे पास है नहीं, प्रूव करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो चलिए प्रूव करते हैं फिर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 सुने हैं कभी अंकित? नहीं पाला पड़ा होगा अभी तक। व्हाट सर? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ऐसा कभी सुने हैं? जी सर। सुने हैं। कैसे होता है वो पता है? क्यों होता वो है? यस सर। तो यहाँ पे आपके पास सारा वैल्यू है, उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। देखिए साइन थीटा का वैल्यू मान लीजिए इसी ट्रायंगल में लेते हैं, अगर बीसी बटे एसी कॉस थीटा इक्वल टू एबी बटे एसी है, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कितना? बीसी बटे एसी का स्क्वायर। कॉस थीटा का वैल्यू आपको एबी बटे एसी है, कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा क्या? एस ए बी बटे एसी का स्क्वायर। ठीक है। तो अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कर रहे हैं, उसका मतलब ये हो गया कि दिस इक्वल्स, अभी 1 को भूल जाइए, दिस प्लस दिस, तो ये हो जाएगा बीसी बाय एसी स्क्वायर है, तो बीसी स्क्वायर बाय एसी स्क्वायर ये है, प्लस ए बी बाय एसी स्क्वायर है, यानी कि ए बी स्क्वायर बाय एसी स्क्वायर है। यहाँ पे एसी स्क्वायर को कॉमन रख लीजिए, ये हो गया बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक है। अब बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ध्यान से देखिए, बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ये आप लोग पाइथागोरियन थ्योरम से पढ़े होंगे, है कि नहीं? समकोण त्रिभुज में आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर, है ना? तो ये बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर मिला करके, यानी बी सी स्क्वायर ये वाला प्लस ए बी स्क्वायर मिला करके हो गया इक्वल टू ए सी स्क्वायर होता है, ऑलरेडी हमको पता है पाइथागोरियन थ्योरम के हिसाब से। तो ये पार्ट हो गया ए सी स्क्वायर, ये भी ए सी स्क्वायर, नीचे भी ए सी स्क्वायर, कितना हुआ? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, है कि नहीं? क्लियर है? जी तो सर। ये आप लोग को अभी प्रूव करने से पहले इस चैप्टर में ये चीज नहीं है, तो ये हमको चमका कि अच्छा ये साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ा रहे हैं अगर बच्चों को, तो एक बार पूछते हैं कि भाई, एक बार देखते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 कैसे होता है। मेरे को याद भी नहीं था कैसे प्रूव करना होता है। हम कुछ नहीं किए कि भाई ये ट्रायंगल था, थीटा लिए और साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू निकाले, साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू और कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाले, दोनों को जोड़ दिए, जोड़ के देखे 1 ही निकला। क्योंकि पाइथागोरन थ्योरम बोलता है कि भाई आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। ठीक है। तो ये हो गया आपका दूसरा चीज। तो अभी तक हम लोग सीखे हैं, सॉरी, अभी तक हम लोग सीखे हैं कि भाई त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, और जो है साइन थीटा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 जो होता है वो कैसे होता है। अब चलिए कुछ कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कि हमको इस चैप्टर में जो हम लोग अभी तक त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पढ़े हैं उसका क्या यूज है। एक सवाल पढ़ते हैं आपके लिए, ठीक है। गिवन 10a equal to 4/3, find the other trigonometric ratios of the angle. गिवन 10a, तो देखिए आप लोग को लगेगा कि सर ये फालतू में अंग्रेजी किस लिए झाड़ रहे हैं इधर। अंग्रेजी नहीं झाड़ रहे हैं, अंग्रेजी का सवाल पढ़ रहे हैं। इसीलिए पढ़ रहे हैं कि जब आप लोग आगे तैयारी कीजिएगा तो आपको अंग्रेजी का जरूरत पड़ेगा। तो अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, फिर इसको हिंदी में सुनाएंगे भी, ठीक है। आप लोग तो आप तो इंग्लिश का क्लास करते भी हो बेटा, तो आपको समझ में आएगा भी, इंग्लिश में दिक्कत नहीं है कुछ भी, जस्ट आदत पढ़ने की जरूरत है। तो हम पढ़ रहे हैं सवाल को बार बार, ठीक है। गिवन 10a इक्वल टू 4/3, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए। तो हमको पता है कि भाई, आई एम जस्ट रीडिंग, गिवन 10a इक्वल टू 4/3, मतलब दिया गया है 10a इक्वल टू 4/3। बोलता है नेक्स्ट लाइन, बोलता है फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए।
तो यहाँ पे समझिए कि अब इस सवाल को पढ़ने के बाद समझ में आया कि अच्छा ये बोल रहा है कि 10a का वैल्यू दिया हुआ है, फाइंड आउट अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए। ये एंगल ए जो है यहाँ पे थीटा था, वहां पे यहाँ पे ए बोल रहा है कि अगर आपको 10a का वैल्यू पता हो तो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू पता कीजिए। कौन सा बड़ा बात है, कर लेते हैं। तो ये बोल रहा है कि भाई आपका हम्म तो देखिए गौरव, आप थोड़ा लेट से आए हैं और जल्दी चले गए। लास्ट इन फर्स्ट आउट। आप लोग जब बड़े होकर कंप्यूटर के बाद थोड़ा पढ़िए तो आप एक एक लॉजिक होता है, वो बोलता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो लेट से आया वो पहले निकल गया। ओके, चलिए। तो हम लोग आते हैं कि ये हमको पता है, इस सवाल में बोल रहा है कि गिवन 10a इक्वल टू 4/3 फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए। तो देखिए 3 बार 4 बार एक ही सवाल को पढ़े विद इन अ मिनट और टू, तो आपको थोड़ा लगा कि अच्छा है सवाल अंग्रेजी में है लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। बोल रहा है 10a का वैल्यू दिया हुआ है, पता बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता कीजिए। एग्जैक्टली वही होगा। मतलब ये अंकित आपको इसलिए बता रहे हैं कि हम भी बिहार बोर्ड से पढ़े हैं, तो मेरा समस्या वही था कि 11 12 तक में नहीं था, सबको लगता है अरे यार इंग्लिश में कैसे पढ़ेंगे, सब कुछ तो हिंदी में पढ़ा हुआ है। लेकिन एक बार आप पढ़ना शुरू करते हैं ना, शुरू का 1 2 महीना स्ट्रगल होता है, लेकिन फिर बाद में लगता है अच्छा उतना मुश्किल नहीं, क्योंकि मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने के लिए कोई लिटरेचर तो पढ़ना नहीं, वहां पे कोई कविता तो लिखनी नहीं अंग्रेजी में, ठीक है। और जो हम लोग तैयारी के लिए पढ़ते हैं इंग्लिश, उसमें उसमें इतना कुछ भारी नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए 2 3 बार पढ़ने के बाद में समझ में आया कि सवाल क्या है। और इस सवाल को करने से पहले आप लोग को एक एक चीज हम फिर मतलब पता नहीं बताएं कि नहीं, एक मेथड हम बोलते हैं कि ये मेथड जो है हमारा लाइफ में हमेशा काम आता है। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो, किसी मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो, अगर टी जो है उसका मतलब है ट्रस्ट, भरोसा, ठीक है। सवाल आपको मिला तो घबराइए नहीं, भागिए नहीं, नोट क्वेश्चन पेपर छोड़ के निकलिए मत। हम लोग घबरा जाते हैं सवाल पढ़ के, नहीं ये बहुत मुश्किल है, नहीं मुश्किल नहीं है। खुद पे भरोसा रखिए, कोई अगर सॉल्व कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। डोंट गिव अप विदाउट ट्राइंग। देन आर स्टैंड फॉर रीड, मतलब खुद पे भरोसा रखिए। देन आर स्टैंड फॉर रीड, मतलब सवाल को 1 बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए, तब तक पढ़िए जब तक कि वो सवाल के दिमाग में घुस नहीं जाए। आपको आईआईटी क्लियर करने के लिए आपको 100% नहीं लाना पड़ता है। आप 50% नंबर भी लाते हो, एक्यूरेट लाते हो, सही करते हो, तो यू आर इनसाइड द आईआईटी। तो इसलिए ये मत सोचिए सारे सवाल खत्म कर देंगे, जितना करेंगे अच्छे से करेंगे, दैट शुड बी द गोल। सारा करने का कोई क्रेडिट नहीं होता है, सही करने का क्रेडिट होता है। आप सारा सही करें तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन जितना भी करें वो सही करें, दैट्स द गोल। तो हाँ, कमिंग बैक टू दिस पॉइंट कि सवाल मिलने के बाद सबसे पहले है कि खुद के ऊपर भरोसा कि आप कर लेंगे। सवाल को पढ़िए 1 बार 2 बार 3 बार। आप देखेंगे कि सवाल को आप 2 3 बार जब पढ़ते हैं तो इट बिकम्स मच मोर इजियर, मच मोर क्लियर। देन कम्स ए। ए का मतलब होता है एनालिसिस, ए होता है एनालिसिस। मतलब आपने सवाल को पढ़ा, समझ गए कि क्या बोल रहा है, देन यू स्टार्ट थिंकिंग कि अच्छा अब करना क्या है। पहले ये करेंगे, फिर ये करेंगे। सवाल ये पूछ रहा है, हमको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, हमको ये पता है, या ये अप्रोच से करेंगे, ऐसे इसको ब्रेक डाउन करेंगे, तब कर सकते हैं। तो अभी तक आपने कलम को हाथ नहीं लगाया है, आपने सिर्फ सवाल को पढ़ा, उसके बारे में सोचा कि इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं। उसके बाद आता है एन। एन जो है एक बहुत बड़ा ब्रांड है जूते का, जो आप लोग जानते होंगे, नाइकी बोलते हैं। नाइकी का पंच लाइन है जस्ट डू इट, ठीक है, बोलता है जस्ट डू इट। तो जस्ट डू इट जो है वो आ रहा है सबसे लास्ट में। तो हम सही बच्चों को यही बोलते हैं, यहाँ पे भी जो बच्चों को हम पढ़ाते हैं उनको हम यही बोलते हैं, भाई प्लान इज योर वे टू गो। मीनिंग हमेशा भरोसा रखो खुद के ऊपर, सवाल को 2 3 बार पढ़ो ताकि क्लियर हो जाए। उसके बाद सोचो कि कैसे करना है, एक प्लान बना लो, देन यू ट्राई डूइंग इट, ठीक है। तो उससे देखेंगे कि सवाल करना आसान होता है। तो ये ट्रान मेथड है, इसको ध्यान में रखिए कि भाई भरोसा रखेंगे, सवाल को 2 बार 3 बार पढ़ेंगे, सोचेंगे कैसे करना है, उसके बाद करेंगे। इफ यू अप्लाई दैट, यू विल सी कि आपका सवाल सही करने का प्रोबेबिलिटी, ये संभावना बढ़ जाता है, ठीक है।
इसको ट्राई करेंगे। ये हम पहले बताए हैं कि नहीं, हमको याद नहीं था। यहाँ के बच्चों को तो हम रोज बता बता के बोर करते हैं, तो आपको सोचे बता दें, है ना। तो ये आपका गुरु मंत्र है आज के लिए, ट्रान। कि पढ़िए सवाल को, पढ़े 2-3 बार 4 बार, जब तक आप श्योर नहीं हो जाए कि क्या पूछ रहे हैं। उसके बाद सोचिए कैसे करना है, और उसके बाद कीजिए, ठीक है। पढ़िए, सोचिए, कीजिए, दैट्स व्हाट यू कैन से। ओके। टी जो है ट्रस्ट, भरोसा तो खैर रखना ही पड़ेगा। आप एग्जाम देने गए हैं, आप खुद पे भरोसा नहीं तो एग्जाम किस लिए देने गए हैं, है कि नहीं। तो ये तो हो गया आपका, थोड़ा सा डाइवर्शन था। अभी आते हैं मुद्दे पे। कि सवाल ये था कि गिवन द वैल्यू ऑफ 10a इक्वल टू 4/3 फाइंड आउट अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये सवाल था। तो इसको इतना बार 2-3 बार सुनने के बाद आप भी बोर हो गए होंगे, हम भी क्लियर हो गए कि अच्छा सवाल बोल रहा था कि 10 का वैल्यू दिया हुआ है, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालिए। ये कैसे हुआ, आर से हुआ। जब 3 बार 4 बार पढ़े हम, आपको भी लगा अच्छा है, उतना भी भारी भरकम नहीं था कुछ। लोग फालतू अंग्रेजी झाड़ता है, अंग्रेजी झाड़ने से कुछ है नहीं, आसान है कि नहीं अंकित। आप क्लियर हो गए सवाल सुन सुन के कि यस भाई सर। क्या चाहिए था। तो देखिए, ये रीड जो है ना, रीडिंग द क्वेश्चन कपल ऑफ टाइम्स मेक्स द क्वेश्चन इजियर। मतलब अगर क्वेश्चन 1 to 10 के स्केल पे अगर 8वां नंबर पे था, 2 बार पढ़िएगा 3 बार पढ़िएगा ना, तो छठा नंबर पे आ जाएगा, 5वां नंबर पे आ जाएगा। उसका कॉम्प्लेक्सिटी कम लगेगा आपको, ठीक है। तो ट्राई कीजिए हमेशा उस चीज को। तो आपने पढ़ लिया। अब जो है, then you're thinking given the value of 10a equal to this, find out the ratio of this। अब आपका दिमाग चलना शुरू हो गया कि अच्छा 10 का वैल्यू दिया हुआ है, हमको बोल रहा है बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालिए, यानी कि साइन ए और 10a का वैल्यू निकालना है हमको। फिर आप सोचते अच्छा कैसे निकालते हैं। अच्छा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तुमको पता है, वो तो हमको राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है, समकोण त्रिभुज जो होता है, उसके उसके हिसाब से निकलता है। हमको रेशियो पता है कि साइन का वैल्यू होता है साइन के सामने वाली भुजा बटे कर्ण, कॉस का वैल्यू होता है आधार बटे कर्ण। तो हमको, और 10 का वैल्यू होता है सामने वाली भुजा बटे आधार। तो अभी जो है आपने सोचा है, अभी तो आपने कुछ किया नहीं, अभी आप पिक्चर बना रहे हैं। अच्छा 10 का वैल्यू दिया हुआ, अगर ये ए है तो 10 होता है ये भुजा बटे ये भुजा। तो हमको ये और ये दिया हुआ है, हमको साइन और कॉस निकाल। साइन का क्या होता है, ये भुजा बटे कर्ण। कॉस क्या होता है, ये भुजा बटे कर्ण। लेकिन हमको ये भुजा नहीं पता। लेकिन पाइथागोरियन थ्योरम से हमको पता चल जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम बोलता है कि भाई आधार और ऊंचाई पता हो, इसका स्क्वायर 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 तो इसका स्क्वायर, तो हमको ये भी निकल जाएगा, तो हम साइन कॉस निकाल सकते हैं। अभी तक आपने सिर्फ अपना जो थॉट प्रोसेस था, जो समझा था, जो अप्रोच है, उसको सिर्फ नोटबुक में स्क्रैच किया है। ऐसा पिक्चर बना दिया, आपको एक भी नंबर नहीं मिलना है, ठीक है। ये आपकी अपनी जानकारी के लिए कि अच्छा, इससे आपको एक प्लान समझ में आया कि अच्छा हाँ 10 का वैल्यू पता है, मतलब ये और ये पता है, और साइन निकालना है तो हमको ये बटे ये निकालना है, कॉस निकालना है तो ये बटे ये निकालना है। लेकिन अभी यहाँ पे ये ही नहीं पता है, और ये कैसे पता चलेगा। तो भाई पाइथागोरन थ्योरम बताता है कि आपको किसी समकोण त्रिभुज में ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर इक्वल टू ये स्क्वायर होता है। तो हमको ये पता चल जाएगा क्योंकि ये और ये दिया हुआ है। ओके, तब आपका दिमाग चल पड़ा है, आपको पता चल गया कि करना क्या है। तो आप सबसे पहले करना चाहें कि भाई ये सर जो इतना गंदगी मचाए हैं, ये वाला भुजा का लंबाई इनको पता करना है। वो पता चल गया तो साइन कॉस तो बच्चों का खेल है। तो ये देखने के बाद आपको क्लियर है कि भाई ये वाला पार्ट, जा भाई जा। हाँ, ओके। तो आपको पता है कि ये वाला पार्ट बोल रहा है 10a 4/3, मतलब ऊंचाई बटे आधार। तो ये आधार ऊंचाई 4 है, ये 3 है। पाइथागोरन थ्योरम बोलता है दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर। तो वो लगाता है 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर, यानी कि 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर होता है 25। 25 इज स्क्वायर ऑफ समथिंग। 25 हमको पता है, 25 होता है 5 का स्क्वायर। क्या 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर हो गया, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर मतलब 16। 16 प्लस 9 25। और 25 को हम हमेशा लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर इज 5 का स्क्वायर, यानी कि ये इसका लंबाई हो गया 5। अब 5 निकल गया, तब तो खेलना है इसके साथ में। साइन थीटा होता है ये वाला ऊंचाई बटे कर्ण। साइन ये ए है तो इसको हम ए बोलेंगे, साइन ए इक्वल टू हो गया आपका
ये ऊंचाई मतलब इसके सामने की भुजा बटे कर्ण, यानी कि 4/5 हो गया। ठीक है भाई। कॉस ए होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार यहाँ पे 3 पता है, 3/कर्ण हो गया। कोई लफड़ा नहीं लाइफ में, आसान था अंकित। आप हम भी हिंदी मीडियम से, आप भी हिंदी मीडियम से, हम लोग दोनों मिलकर के इंग्लिश मीडियम का एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए है कि नहीं, क्या बोलते हैं? यस सर। मतलब वाज दिस साउंडिंग रीजनेबल? मतलब ये आपको इसमें लगा कि कुछ मुश्किल काम तो हम लोग नहीं किए कुछ भी? नो सर, नहीं दैट किए। इज अब अगला एक वेरी इजी, राइट? अभी देखिए, एक और सवाल पकड़ते हैं, उसको हम लोग अगले 5 मिनट से कम में भी निपटाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आई विल गो लिटिल फास्ट दिस टाइम। लेकिन कहाँ पे हम कटौती नहीं करेंगे वो है इस मेथड में। आप भी मेरे पर भरोसा करते हैं कि ये टीचर जो है मैथ पढ़ा लेगा, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है। ठीक है, हम भी आपके ऊपर भरोसा करते हैं कि आप अच्छा बच्चा हो, मेहनत करते हो, तो आप भी कर लोगे। तो टी जो है अपने लाइफ में। ठीक है, अपने लिए भी, आप एक दूसरे के लिए भी। सवाल पढ़ते हैं हम लोग, इस पे है अभी। ठीक है, इफ बी एंगल बी एंड एंगल क्यू आर acute angles such that sin b equal to sin q, then prove that angle b equal to angle q। Okay. क्या बोलता है? इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर acute angles such that sin b equal to sin q, then prove that angle b equal to angle q। यहाँ पे एक फोटो भी दिया हुआ है इसमें, बोलता है कि ये है दो दो त्रिभुज बना हुआ है। ठीक है, इस एंगल का नाम दिया है बी, इस एंगल का नाम दिया है क्यू। ये फोटो था। ठीक है, अब फिर से सवाल पढ़ते हैं। बोलता है इफ एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, इसके बराबर है, सॉरी, इफ एंगल बी एंड क्यू आर सच एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल मतलब न्यून कोण है। ठीक है, सच दैट साइन बी, साइन ऑफ बी इक्वल टू साइन ऑफ क्यू, देन प्रूव दैट एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। ठीक है भाई, तो यहां पे देखिए, आपको बोल रहा है साइन बी इक्वल टू साइन क्यू, यानी कि ये मान लिया जाए, इसका लंबाई मान लिया जाए, चलिए कुछ भी, एक्स है ये। ठीक है, x1 बोलते हैं इसको, इसको x2 बोलते हैं। ठीक है, साइन के लिए हमको क्या चाहिए होता है? साइन के लिए हमको चाहिए, ओके अभी सॉल्व नहीं करते, देखिए गलती हम भी कर रहे हैं अभी। आपको बोला क्या जा रहा है कि दो त्रिभुज है, उसमें इसका एंगल बी और इसका एंगल क्यू जो है बराबर नहीं है। इसका साइन, साइन ऑफ बी, हाँ नहीं रहती, अभी तक हम गलती नहीं की, सॉरी सॉरी। अंशु, अंशु वापस आ गई। ओके, तो ये यहाँ पे मान लिया जाए इसको x1 x2 है, इसको मान लिया जाए, इसको बोलते हैं k1 और k2। ठीक है, तो ये सवाल हम फिर से पढ़ रहे हैं। बोलता है इन दीज टू ट्रायंगल्स एंगल b एंड एंगल q आर सच दैट साइन ऑफ b इक्वल टू साइन ऑफ q, प्रूव दैट एंगल b इक्वल टू एंगल q। अब अंशु, आपको लगा कि सर जब छोड़ के गए थे सर को, तभी तो सर ठीक ठाक हिंदी बोल रहे थे, अचानक से सर अंग्रेजी क्यों बोलने लग गए? तो दिक्कत नहीं बेटा, अभी हम अंग्रेजी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम और अंकित मिलके, हम लोग और अंकित दोनों ही बिहार बोर्ड का स्टूडेंट हैं, तो हम लोग मिलके अंग्रेजी वाला प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो वहां पे हम लोग एक मेथड लगाते हैं, उसको बोलते हैं ट्रान, कि भाई भरोसा रखिए खुद के ऊपर, आर का मतलब पढ़िए सवाल को 2-3 बार, ए का मतलब एनालाइज कीजिए, सोचिए कैसे करना है, तब जाके कीजिए लास्ट में। तो इस सवाल को अभी हम लोग 2 बार पढ़ चुके हैं, तीसरी बार पढ़ रहे हैं कि इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर acute angles, acute angle मतलब न्यून कोण है, such that sin b equal to sin q, तो इसका sin b is equal to sin q, then prove that एंगल b equal to एंगल q। आपको बताना कि ये दोनों कोण बराबर है। अब बोलिए कैसे? तो हम लोग 2-3 बार पढ़ लिए, अब सोच रहे हैं कि भाई sin b equal to sin q, साइन का मतलब इसके सामने की भुजा बटे कर्ण, इसके सामने की भुजा बटे कर्ण,
तो हमको ये क्या बोल रहा है कि साइन बी इक्वल टू साइन क्यू। अब साइन बी कितना होता है, x1 ये समझ नहीं रहा मेरे बात, x1 बटे k1, ये हो गया साइन बी, दिस इज साइन बी। और यहां पे x2 बटे k2 इक्वल टू साइन क्यू। ठीक है, बोल रहा है अगर साइन ये इसके बराबर है, अगर मतलब कि इस बीच में साइन नहीं है, यानी कि ये इसके बराबर है अगर, तो प्रूव कीजिए कि ये एंगल बराबर है। अब देखिए यहां पे सवाल ये है कि अगर ये x1 बटे k1 इज इक्वल टू x2 बटे k2, तो उसमें क्या क्या पता चल रहा है आपको कि अगर देखिए यहाँ पे अभी तो हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, ये पता चल रहा है कि भाई ये दोनों इसका रेशियो बराबर है, रेशियो बराबर है। अब देखिए ये और ये पता है आपको, पाइथागोरन थ्योरम लगाएंगे तो इसका वैल्यू पता चल जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो आपको यहां से पता चलेगा कि भाई इसका अनुपात अगर ये x1 बाय k1 बराबर है, इसका मतलब x1 बाय k1 इसके बराबर है अगर, तो क्या मतलब हुआ कि इसका वैल्यू जो होगा इतना बटे इतना भी इसके बराबर होगा, क्या कि साइन थीटा बराबर है। तो नहीं, ये तरीका सही नहीं है। इसको इसको इस सवाल को हम लोग अगले क्लास में करेंगे अंकित, ठीक है, अंकित और अंशु। यहाँ पे सिर्फ ध्यान रखने का चीज ये है कि भाई दो ट्रायंगल दिया हुआ है, दोनों का एंगल हमको दिया, एंगल का वैल्यू बताने बोल रहे दोनों न्यून कोण है, मतलब दोनों छोटा कोण है, तो और साइन दोनों का जो है उसका वैल्यू बराबर है। ठीक है, तो बोल रहा है एंगल बराबर बता कीजिए। तो अभी तक हम लोगों ने रीड किया है, इसको एनालाइज करेंगे। आप लोग सोचेंगे इसको इसको कैसे कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक हम लोग जितने जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में कैसे कर सकते हैं, उसको सोचिएगा, उसके बाद करेंगे अगले क्लास में। तो अभी आप लोग को थोड़ा 2-3 मिनट का ब्रेक देते हैं, क्योंकि इंग्लिश क्लास शुरू हो जाएगा 3 मिनट में, है ना। तो वहां पे बच्चा लोग आ जाएगा, तो फिर इसमें हम लोग भटक जाएंगे। तो अभी के लिए यहीं पे रोकते हैं इसको कि भाई रेशियो पता है, साइन का वैल्यू पता है कि बराबर है, हमको एंगल पता करना है कि भाई बराबर है कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग रुकेंगे एंड 2-3 मिनट के बाद हम लोग इंग्लिश क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, Alok, you joined little bit late, not little bit late. You joined at the time of English class actually, and I know I'm the Sir, I culprit just behind came that. back from tuition. Okay, okay, that's okay, that's okay. So no, what I was saying was कि आप लोग बताइए कि मैथ क्लास का टाइमिंग चेंज हो गया है 5 बजे से, तो इसीलिए that is Okay. because of daylight saving here in US. तो मैथ क्लास 5 से 6 और इंग्लिश क्लास